नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम चीन के इतिहास और इसके दर्शन का विस्तृत तौर पर अध्ययन कर रहे हैं और ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चीन का प्राचीन काल से आधुनिक युग तक कैसा सफ़र रहा है। चाहे वो सफ़र राजनीतिक हो, चाहे दार्शनिक हो, यानी पॉलिटिकल जर्नी हो या इंटेलेक्चुअल जर्नी हो। तो पॉलिटिकल जर्नी को जानने के लिए तो हम इनकी विभिन्न सभ्यताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, इनकी कई डायनेस्टीज को पढ़ चुके हैं, कई पॉलिटिकल इवेंट्स को पढ़ चुके हैं और भी आने वाले समय में जो बची हुई डायनेस्टीज हैं और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। लेकिन इनकी जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है उसको समझने के लिए हम इनकी वेरियस फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमने टाओइज्म को पढ़ा, कन्फ्यूसिज्म को पढ़ा, लीगलिज्म को पढ़ा, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट चाइना की एक और फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, जिसका नाम है वुशिंग फिलोसॉफी। तो ये जो वुशिंग फिलोसॉफी है, जिसे 5 फेज फिलोसॉफी या 5 एलिमेंट फिलोसॉफी भी कहा जाता है, जिसे पंच तत्वों के संतुलन का दर्शन भी कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं अर्थ, वुड, मेटल, फायर एंड वाटर। ये 5 तत्व हैं। भारत में भी एक पंच तत्वों का सिद्धांत था, पंच महाभूत जिसे कहा जाता है। वेस्ट में जो ग्रीक फिलोसॉफी थी उसमें 4 तत्वों की बात होती थी, 4 क्लासिकल एलिमेंट्स की बात होती थी। उनको भी इसके साथ कंपेयर करेंगे और वो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट इससे किस तरह से अलग है, किस तरह से भिन्न है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ये जो 5 एलिमेंट्स हैं या 5 फेज हैं जो एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी करते हैं, क्रिएशन साइकिल और ओवर एक्टिंग साइकिल के माध्यम से, जैसे शेंग और चेंग साइकिल कहा जाता है। तो वुड फायर को कैसे क्रिएट करता है, फायर अर्थ को कैसे क्रिएट करता है, अर्थ मेटल को कैसे क्रिएट करता है, मेटल वाटर को और वाटर वुड को कैसे क्रिएट करता है। साथ ही वुड का प्रभाव अर्थ पे क्या पड़ता है, फायर का प्रभाव वाटर पे या वाटर का प्रभाव फायर पे क्या पड़ता है, इसकी भी हम बात करेंगे। ये क्रिएशन और क्या है, ये साइकिल ऑफ बैलेंस और इम्बैलेंस इसे कहा जाता है, 5 फेज फिलोसॉफी से कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बारे में। ठीक है, उसके अलावा ये 4 क्लासिकल एलिमेंट्स हैं जिसकी जो बात है वो सबसे पहले किसने करी थी? एम्पेडोक्लस नाम के एक फिलोसोफर ने करी थी, जो कि ग्रीक के फिलोसोफर थे। तो जिसमें 4 तत्वों की बात होती थी। 4 कौन कौन से तत्व हैं? 3 तत्व तो यही हैं, फायर, वाटर और अर्थ। ये 3 तत्व तो जो हैं ये कॉमन नजर आएंगे आपको यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इवन भारतीय फिलोसॉफी की जो पंच तत्व के सिद्धांत है वहां पे भी आपको क्या नजर आएंगे? आपको फायर, आपको वाटर और अर्थ यानी पृथ्वी, ये तीनों तो नजर आएंगे। 2 तत्व अलग नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ तत्वों की विभिन्नता की ही बात नहीं है, फिलोसॉफिकल जो एंगल्स हैं उसमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अंतर है। यहाँ पे चौथा तत्व क्या है? एयर है, जो पंच तत्वों में भारतीयों में भी है। तो इनके लव और स्ट्राइव से, मतलब इनके आपस में जुड़ने और टूटने की वजह से पूरे ब्रह्मांड के हर एक जो संरचना है उसका निर्माण हुआ है। ऐसे ग्रीक दर्शन में, ऐसी ग्रीक फिलोसॉफी में अवधारणा थी। कई सारे फिलोसोफर्स ने इस बात को माना। ठीक है, तो कई सारे अलग अलग दार्शनिक थे, उन्होंने इस बात के ऊपर बातचीत करी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी कॉस्मोलॉजी है, धरती का हर एक कण है, जीव है, निर्जीव है, वो कैसे बना है। तो उसके ऊपर ये जो मेटाफिजिकल एक वो कह सकते हैं आप दर्शन है, वो ये कहता था कि 4 तत्वों से बना है। ये ग्रीक फिलोसॉफी में था। भारतीय जो पंच तत्व हैं या पंच महाभूत हैं, जिसमें ये सिंबल इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिंबल यिन एंड यांग का है, जो चाइनीज फिलोसॉफी का ही पार्ट है। यिन एंड यांग का फिलोसॉफी जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा, इससे कंपैरिजन भी बताऊंगा आपका जो वुशिंग है उसके साथ। तो ये जो पंच तत्व हैं जिसमें मानव शरीर और दुनिया की तमाम चीजें 5 तत्वों से बनी हैं। वो 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और मानव शरीर में आत्मा का कॉन्सेप्ट भी होता है। हमारी वैदिक फिलोसॉफी में ये बात कही गई कि आत्मा जो है वो तो अलग है, वो किसी कण से नहीं बनी है, लेकिन बाकी जो शरीर है जो आपको फिजिकल स्वरूप में नजर आता है वो इन 5 तत्वों से बना है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है हमारे यहाँ पे, तो क्या कहा जाता है कि पंच तत्व में विलीन हो गया। एक फला फला व्यक्ति जो है वो पंच तत्व में विलीन हो गया। उसका मतलब क्या है? ये पंच तत्व जो है उससे उसका जो शरीर है वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। तो मानो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है। तो वो शरीर जो है वो क्या हो गया है? पंच तत्व में विलीन हो गया है, वापस क्या है? इस प्रकृति में विलीन हो गया है। तो ये पंच तत्वों से सब कुछ बना है। ऐसा ही परिकल्पना जो है वो किसमें की जाती है? भारत के जो
वैदिक फिलोसॉफी के पंच तत्वों की अवधारणा है उसमें की जाती है। अब इनका कंपैरिजन हम आपस में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वुशिंग फिलोसॉफी के बारे में पता होना चाहिए। जो वुशिंग फिलोसॉफी है, जिसे 5 प्रोसेस या 5 फेज फिलोसॉफी कहा जाता है, इसमें 5 तत्वों की तो हमने बात कर ली। वुड को मू, फायर हु, ये इसके चाइनीज नाम है, देखिए फायर को क्या कहा जाता है, हु, अर्थ को टू, ऐसे कहा जाता है। तो 5 तत्वों की तो हमने बात कर ली, जो कि डायनेमिक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो फिलोसॉफी है वुशिंग फिलोसॉफी, ये इंडियन फिलोसॉफी और ग्रीस फिलोसॉफी से अलग एक बहुत बड़े मायने में इसलिए भी है क्योंकि ये डायनेमिक है, ये आपस में बदलते रहते हैं। यहाँ पे ग्रीक फिलोसॉफी में ऐसा नहीं कहा गया है कि वाटर फायर में बदलता रहता है, फायर एयर में बदलती रहती है, नहीं, इनको इंडिपेंडेंट देखा गया है कि फायर फायर है, एयर एयर है, और एयर और फायर मिलके जब कुछ बनाते हैं तो कुछ अलग बनेगा, एयर और वाटर मिलके जब कुछ बनाते हैं तो अलग बनेगा। मतलब इन चारों का, जैसे कि कोई भी एक तत्व बना है, कोई भी तत्व क्या मतलब, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना है, कोई पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, वो पेड़ बना है तो उसमें एयर की मात्रा मान लीजिए 1% है, वाटर की मात्रा मान लीजिए 10% है, किसी की मात्रा 70% है अर्थ की, किसी की बची हुई जो है मान लो 20%, जो भी बची है इतनी है। तो ये टोटल मिला के जो है इस परसेंटेज से, या जो इनका आपस में जुड़ने का तरीका है, उसकी वजह से क्या होता है, क्रिएशन होता है, निर्माण होता है। इसमें यह नहीं कहा गया कि फायर एयर में बदल जाता है या एयर वाटर में बदल जाता है, ऐसा नहीं। इनका आपस में जुड़ाव ही क्या बनता है, क्रिएशन का कारण बनता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है कि ये जो चीजें हैं ये डायनेमिक हैं। फायर किस में बदलेगा, देखो यहां पे बनाया हुआ है डायग्राम, दिख रहा है आपको कि फायर किस में, अर्थ में, अर्थ को क्रिएट करेगा। अर्थ किसको क्रिएट करेगा, मेटल को, मेटल वाटर को, वाटर किसको, वुड को। इस तरह से डायनेमिक है ये फिलोसॉफी, जो कि आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं और एक दूसरे को क्रिएशन और एक दूसरे के डिस्ट्रक्शन के लिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये जवाबदेह होते हैं या जिम्मेदार होते हैं। ये आप इस तरह से कह सकते हैं। तो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस और डेवलपमेंट के लिए भी और डिस्ट्रक्शन के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। तो ये जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्रीक जो डिस्कोर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स है उससे मिलता जुलता आपको कॉन्सेप्ट नजर आएगा, लेकिन फिर भी उससे अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि जो ग्रीक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स का वो अनचेंजेबल होता है। उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो 4 तत्व हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पे नजर आते हैं आपको, कि 4 तत्व जो हैं हवा, पानी, पृथ्वी और अग्नि जो है वो मिलके दुनिया के सारे एलिमेंट्स को बनाते हैं, दुनिया की सारी चीजों को बनाते हैं। उनको बेसिक एलिमेंट्स की तरह देखा गया। लेकिन यहाँ पे ये आपस में चेंज होते रहते हैं। वुशिंग फिलोसॉफी में ये एक दूसरे से बदलते रहते हैं, एक दूसरे को बनाते रहते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, अभी धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वुशिंग फिलोसॉफी के जो 5 प्रोसेस हैं वो किस तरह से अलग अलग फिनोमिनाज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये चाइना की फिलोसॉफी में तमाम तरीके के नेचुरल फिनोमिनाज को समझाने के लिए काम आती थी ये फिलोसॉफी। चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे हिस्टोरिक इवेंट्स हो, चाहे सोशल नॉर्म्स हो, चाहे वो सीजन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो हेल्थ हो, इन तमाम चीज़ों के लिए ये जो 5 एलिमेंट्स थे, 5 जो प्रोसेस है, उनके बैलेंस के बारे में और उनके डिसबैलेंस की वजह से होने वाली चीज़ों के बारे में चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लेन करते थे। ये कॉन्सेप्ट कैसे, उसको हम अभी डिस्कस कर ही लेंगे। तो ये जो वुशिंग है, वुशिंग शब्द है, इसका मीनिंग क्या है? वुशिंग सिस्टम जो है चाइनीज फिलोसॉफी का, इसको ट्रांसलेट जर्नली ऐसे कर दिया जाता है कि 5 एलिमेंट्स की 5 एलिमेंट हैं। वुशिंग का मतलब 5 एलिमेंट आपको नजर आते ही हैं, कौन कौन से हैं? वुड, मेटल एंड एयर, वुड, मेटल, फायर, वाटर, ये सब, ये 5 नजर आते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में मिसलीडिंग है। 5 एलिमेंट्स नहीं, बल्कि इसका एक्चुअल में एक्यूरेटली अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो वो 5 प्रोसेस या 5 फेज होना चाहिए। 5 प्रोसेस या 5 फेजेस होना चाहिए, जिसमें ये इंडिकेट होता है कि इसमें मूवमेंट होता है, चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि ये सब्सटेंस एक दूसरे से अलग हैं या सब्सटेंस जो है वो फिक्स है। आपको साफ साफ नजर आता है कि ये जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे में बदलते रहते हैं, डायनामिक हैं, इंटरडिपेंडेंट है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर जो हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को बना या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से होता है। तो वैसा नहीं है जैसे ग्रीक एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को बनाते नहीं है, वो एक दूसरे से तो इंडिपेंडेंट है। ग्रीक एलिमेंट्स में अर्थ है, वो बेसिक एलिमेंट है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो मूलभूत कण है। अर्थ जो है वो एक, एयर जो है, फायर जो है, वाटर जो है, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है।
वाटर अपने आप में बेसिक एलिमेंट है। यहाँ पे कोई बेसिक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस है। वुड, फायर, अर्थ जो है ये क्या है, ये एक दूसरे के प्रोसेस में आके बनते और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक ना होके प्रोसेस में रहते हैं, जबकि ग्रीक एलिमेंट्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्टैटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो किसी भी मैटर को बनाने में काम आते हैं। इस तरह से चीजें होती हैं। दे डिस्क्राइब हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर रेदर देन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो ये जो पंच तत्व हैं, ये जो 5 प्रोसेस हैं, ये आपस में एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते। द डिस्टिंक्टिंग हाईलाइट ऑफ द चाइनीज व्यू ऑफ द यूनिवर्स एज सेट ऑफ एवर चेंजिंग एनर्जीज रेदर देन कलेक्टिव और फिक्स। तो बेसिकली ये फिक्स नहीं है, ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, एक एनर्जी की तरह। जैसे एक एनर्जी जो है उसका क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। एनर्जी क्या कर सकते हैं आप, एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, लेकिन वो एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी किसमें बदलती रहती है, स्टैटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, बेसिकली कभी कभी मैकेनिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वह एनर्जी की तरह जैसे एक दूसरे में बदलते रहते हैं, वैसे ही ये बदलते रहते हैं। जैसा मैंने आपको यिन एंड यान की फिलोसॉफी में, उसके कॉन्सेप्ट में एक बात बताई थी आपकी। हालांकि यिन यान का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अलग है इससे। आपकी जो ये जो 5 तत्व हैं, 5 प्रोसेस हैं, उससे अलग है। लेकिन यहाँ पे इन यान के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या कहा था कि इसमें एक ड्यूअलिटी होती है, नेचर में ड्यूअलिटी है, 2 अपोजिट फोर्सेस हैं। दुनिया की हर एक चीज में अपोजिट फोर्सेस होती हैं, जिनको यिन एंड यान कहा जाता है चाइनीज फिलोसॉफी के हिसाब से। जिसमें जैसे कि डार्क है, डार्क के साथ हमेशा लाइट होता है, कोल्ड का उल्टा हॉट होता है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। ये ऐसे हमेशा इंटरचेंजेबल होते रहते हैं कि ब्लैक एक जगह ब्लैक नहीं रहता। देखो ब्लैक क्या है, यिन, और व्हाइट वाला क्या है, यान। तो व्हाइट के अंदर भी ब्लैक स्पॉट है और ब्लैक के अंदर भी व्हाइट स्पॉट है। इसका मतलब यह है कि यिन और यान एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। कभी भी यिन पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर सकता और यान को जीरो नहीं कर सकता। वैसे ही यान जो है वो यिन को जीरो नहीं कर सकता, कितना भी डोमिनेट क्यों ना करे। और ये आपस में बदलते रहते हैं। और इन फोर्सेस के बीच में, इन एनर्जीज के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये जो बैलेंस होता है उससे ही हार्मनी क्रिएट होती है। यूनिवर्स में जितने भी तरीके के क्रिएशंस हैं वो क्रिएट होते हैं इस यिन और यान के कॉन्सेप्ट से। तो ये बात चाइनीज फिलोसॉफी में बताई गई। अब इन और यान के साथ साथ ये दूसरी फिलोसॉफी भी आ गई, वुशिंग फिलोसॉफी, जिसमें 5 तत्वों की या 5 प्रोसेस की बात हो रखी है। तो इसमें आपको ये 5 अलग अलग तरीके के यिन यान के दिख रखे हैं। वुड में भी आपको क्या दिख रखा है, यिन यान का दिखा रखा है सिंबल। वाटर में भी दिख रखा है, मेटल में भी। तो ये इंडिविजुअलिटी में भी आपको अपोजिट का तो कॉन्सेप्ट नजर आएगा ही आएगा। यिन यान तो आपको नजर आएंगे ही, लेकिन अब इसमें आप अंतर देखिए कि अंतर क्या है। यिन यान फिलोसॉफी और वुशिंग फिलोसॉफी में क्या अंतर है। अब पहली बात तो ये है कि इन यान का जो कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी है या ड्युअलिटी की बात करता है, और यहाँ पे 5 तत्वों की बात होती है या 5 डायनेमिक प्रोसेस की बात होती है। अब बात है कि इन यान का जो प्राइमरी फोकस है वो किसके ऊपर है, बैलेंस एंड हार्मनी के ऊपर। कि जो इन यान है, जो ड्युअलिटी है, उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पे जो 5 एलिमेंट्स हैं और 5 फेजेस हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें यिन जो है वो डार्कनेस को, पैसिवनेस को, कोल्ड को, फेमाइन को रिप्रेजेंट करता है। यान जो है वो एक्टिवनेस को, लाइट को, वार्मथ को और मस्कुलिनिटी को का सिंबल है। इनको सिंबलाइज किया जाता है। यिन को डार्क से कर दिया, डार्क को मतलब यिन से, लाइट को, वार्म को, इनको मस्कुलिन, क्योंकि बाइनरी है ना हर एक चीज। जैसे 0 और 1 में कंप्यूटर की भाषा में सब चीजों को 0 और 1 में ही दिखा दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे इन और यान में दिखा दिया गया। अब ये जो वुशिंग फिलोसॉफी है, इसमें ईच एलिमेंट के अपने अपनी प्रॉपर्टीज और अपने अपने आप कह सकते हैं असाइंस होती हैं वैल्यूज। जैसे कि असाइन क्या क्या चीजें होती है, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या, वुड को क्या क्या असाइन हो रखा है, बर्थ लाइफ साइकिल में, सीजन में स्प्रिंग सीजन हो रखा है। जैसे फायर को कौन सा सीजन असाइन हो रखा है, समर। अर्थ को कौन सा हो रखा है, सीजन्स के बीच का जो टाइम है, क्योंकि चाइना में 4 सीजन माने जाते थे, स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। तो ये सीजन्स के हिसाब से अलग अलग जो प्रोसेस हैं, उनको अलग अलग चीज जो है वो असाइन कर रखी है, अलग अलग कैटेगरी असाइन कर रखी है। और यहाँ पे आपका जो यिन एंड यान है, उसमें तो 2 ही चीजें हैं, तो 2 ही चीजें हैं, तो वो 2 ही असाइन होंगी। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर इंटरेक्शन की अगर बात करें तो इंटरडिपेंडेंट और इंटर ट्रांसमेटिव होते हैं ये।
कि इन और यान भी आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वो एक बार यिन घूमता रहता है ऐसे, यिन और फिर यान आपस में घूमते रहते हैं। वो ये अभी मैंने आपको दिखाया ना, यिन और यान की कोई स्टेशनरी पोजीशन नहीं है, स्टैटिक नहीं है कि एक तरफ ये नहीं रहेगा तो ये नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा रात ही रहती है, दिन भी तो होता है। अभी मान लीजिए दिन है, सुबह रात को जो कुछ समय बाद आज से अभी से 5 घंटे बाद रात हो जाएगी। उसी अभी गर्मियां चल रही हैं, कुछ महीनों बाद सर्दियां आ जाएंगी। तो इन और यान जो हैं वो स्टैटिक नहीं है, वो भी क्या है, इंटरडिपेंडेंट और इंटर ट्रांसफॉर्मेटिव है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि वुशिंग के जो 5 फेजेस हैं वो भी साइक्लिक है, वो भी क्या होते रहते हैं, जनरेटिव और डिस्ट्रक्टिव साइकिल में बनते रहते हैं। तो ये जनरेटिव साइकिल है, इस साइड से जनरेटिव है कि वुड से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, और ये जो बीच के जो रेड वाले दिखा रखे हैं ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव साइकिल है कि वुड को कंट्रोल करने के लिए, वुड को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, एक तो आपका मेटल है और दूसरी तरफ क्या है, ये मेटल इसके लिए जिम्मेदार है, वुड किसके लिए जिम्मेदार है, अर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके डिस्ट्रक्टिंग साइकिल में ये आता है। तो जनरेटिंग और डिस्ट्रक्टिव साइकिल को मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी रिप्रेजेंटेशन में अगर बात करें तो ये अपोजिट ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हैं आपके 5 एलिमेंट्स या 5 फेजेस, ये नेचुरल एलिमेंट्स और उनकी बीच की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलोसॉफिकल रूट्स की अगर बात करें यिन यान की, तो टाओइज्म, कन्फ्यूशियज्म में इसका इस्तेमाल होता है। टाओइज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है जो कि यिन और यान के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। और यहाँ पे अगर वुशिंग की बात करें तो जो डायनेस्टी के समय और उसके बाद हैन डायनेस्टी के समय, स्पेसिफिकली ज्यादा हैन डायनेस्टी के समय इसके बारे में कई सारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट लिखे गए थे। इसका एप्लीकेशन जो है, इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस्तेमाल जो है यिन यान का भी मेडिकल, मार्शल आर्ट्स और कॉस्मोलॉजी में होता है मेनली। इसका भी मेडिकल में तो होता ही है, मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वुशिंग फिलोसॉफी का। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, म्यूजिक में भी होता है, मार्शल आर्ट्स में भी होता है, फुशुई यानी कि जियोमेट्री या आप कहें वास्तु में भी इसका इस्तेमाल होता है। गोल क्या है, अचीविंग बैलेंस और हार्मनी अगर यिन यान फिलोसॉफी की बात करें। और यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड हार्नेसिंग एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड करना है नेचुरल प्रोसेस को और अपने जो बैलेंस को स्थापित करना है, अपनी बॉडी को समझना है, बॉडी में कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोसेस का इनबैलेंस हो रखा है जिसकी वजह से किसी तरीके की डिजीज वगैरह हो सकती है, और उनको क्योर कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझना, यही इसका गोल है वुशिंग फिलोसॉफी का मेनली। उसके अलावा मार्शल आर्ट्स वगैरह में भी और दूसरी चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब समझते हैं कि वुशिंग फिलोसॉफी का जो है ओरिजिन कैसे हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ वुशिंग और द 5 फेज वाजंट फुली डेवलप्ड अंटिल हैन डायनेस्टी। हैन डायनेस्टी से पहले ये पूरी तरह से डेवलप नहीं था। इसके कुछ अर्ली जो है वो स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन पूरी तरह से डेवलप हैन डायनेस्टी के आते आते हुआ। हैन डायनेस्टी के समय पे इसके बारे में डिटेल में चीजें लिखी गई और इस कॉन्सेप्ट को विस्तृत तौर पे समझाया गया। इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो शांग डायनेस्टी के समय से इसका ओरिजिन था। ओरेकल बोन्स जो कि चाइना की हिस्ट्री के अर्लीस्ट सोर्स मिलते हैं, जहां से हमें पता चलता है कि चाइनीज लोगों को लिखना आता था जिसको समझ पाते हैं। तो ओरेकल बोन्स जो कि ऑक्स और टर्टल की बोन्स के ऊपर कुछ सिंबल्स को लिख के उनको तपाया जाता था और तपा के गर्म किया जाता था, और उन सिंबल्स का इस्तेमाल करके ये कुछ डिवाइन जो मतलब दैविक आदेशों और दैविक आंसर्स को जो एक तरह से डिकोड करने की कोशिश करते थे। तो ये ओरेकल बोन्स मतलब बेसिकली क्या है, एक हड्डी है ऑक्स की, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लिख दिया, जैसे पूछ लिया कि इस साल बरसात होगी कि नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था लाइफ का। तो एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए बरसात का होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, किससे पूछा, ईश्वर से पूछा। और उसके बाद इस हड्डी के ऊपर ये चीज लिखी, ओरेकल बोन के ऊपर लिखी। और वो ओरेकल का जो मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को समझना, किसी डिवाइन आंसर को समझना। तो डिवाइन आंसर को समझने के लिए जो भी यहाँ पे सिंबल बनते थे, सिंबल कैसे बनते थे, उसे गर्म किया जाता था तो वो टूटती थी, वो हड्डी टूटती थी तो एक पैटर्न बनता था। उस पैटर्न को समझ के चाइनीज लोग जो हैं वो उस आंसर को समझते थे कि दैविक इच्छा क्या है, देवताओं ने क्या कहा है, तो वो समझने की कोशिश करते थे। वहां से सबसे पहले ये जो सिंबल हमें मिले, वुशिंग के सिंबल मिले, और यिन यान के सिंबल भी उसी दौर में मिले थे। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स मिले, वहां से कुछ कुछ ऐसे आइडिया लगते हैं, पता चलता है कि 5 प्रोसेस की बात उस दौर में भी थी, 4 डायरेक्शन और 5वीं डायरेक्शन, 5 डायरेक्शंस की बात थी। सबसे पहले 5 डायरेक्शन कौन कौन सी, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो समझते ही हैं।
पांचवी डायरेक्शन सेंटर को ये डायरेक्शन समझते थे, सेंटर को डायरेक्शन बोलते थे, और उस 5 डायरेक्शन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता था। राजा का महल कैसे बनेगा, वास्तु कैसे होगी, किस दिशा में गेट होगा, किस दिशा में किचन होगी, ये सब चीजें जो है वास्तु में अभी भी होती हैं। तो वो 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शंस और सेंट्रल एरिया की बात वहां पे होती थी और उसके हिसाब से ये चीजें होती थी। तो अगर हम बात करें चीन के इतिहास की, जिसको हमने इन सभी डायनेस्टीज को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हैन डायनेस्टी को जल्दी ही पढ़ेंगे हम, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो शान डायनेस्टी थी 1600 बीसी से 1046 के बीच में, इस दौरान आपको देखने को मिलता है कि ओरेकल बोन्स का भी मिलता है कॉन्सेप्ट, और उसी दौर में आपको कई सारे अर्लीस्ट चाइनीज फिलोसॉफी के जो कुछ अवशेष हैं वो आपको मिलते हैं, उनके ओरिजिन के बारे में पता चलता है, जिसमें वुशिंग के बारे में भी पता चलता है, इवन इन यान के बारे में भी पता चलता है। फिर ये जो जो डायनेस्टी थी, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो डायनेस्टी, इसके समय पे भी इसका थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। वेस्टर्न और ईस्टर्न जो डायनेस्टी के समय तो बहुत सारे दर्शन आए जिन्हें हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, जिसमें कन्फ्यूसिज्म, टाओइज्म जैसे भी पॉपुलर दर्शन भी थे। ये फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट जो थे उस दौरान राइज हुए। उसके बाद चिन डायनेस्टी आई, और चिन डायनेस्टी के समय कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स का तो नुकसान हुआ और उन्होंने लीगलिज्म की फिलोसॉफी को अपना लिया। कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स की जो किताबें हैं उनको जलाया गया, स्कॉलर्स को मारा गया। फिर हैन डायनेस्टी के समय वापस जो है इंटेलेक्चुअल जो माहौल है उसे फिर से सही किया गया, और हैन डायनेस्टी के समय कई सारी किताबें लिखी गई, उसमें वुशिंग फिलोसॉफी के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया। तो वुशिंग फिलोसॉफी के इस दौर में ये चीजें लिखी गई। शुरुआती समय में कई सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए वुशिंग फिलोसॉफी का इस्तेमाल किया जाता था। क्या थे वो एस्पेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो दिस अर्ली यूज ऑफ नंबर 5 डिड नॉट येट फॉर्म द comprehensive theory like whooshing, there were already rough association between territory, direction, color, spirits, rituals। तो इनसे रिलेटेड चीजें थी जो 5 के बारे में बात करती थी। मतलब 5 जो है, नंबर 5 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर था इनके लिए, चाइनीज लोगों के लिए। तो टेरिटरी के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, कलर्स के बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, इसके बारे में बात करते थे। These early practice hint that the later more detailed and interconnected whooshing system that developed during the Han Dynasty। तो ये पता चलता है कि जो बाद का सिस्टम Han Dynasty के समय डेवलप हुआ उसके अर्लीस्ट ओरिजिन की कहानी कहीं ना कहीं यहां से शुरू होती है। किसके समय पे? इस शांग डायनेस्टी के समय पे, इस दौर में शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हिस्टोरिक बैकग्राउंड की बात कर ही रहे हैं, ओरिजिन की बात करें तो आगे की भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि आगे के समय पे जो 5 क्लासिक्स लिखे गए जो डायनेस्टी के समय पे, 5 क्लासिक्स में जो अर्लीस्ट चाइना के अंदर जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट थे, इनकी हिस्ट्री थी, पोइट्री थी, और जो तमाम चीज़ें इनके एंसेस्टर्स के बारे में लोग जानते थे वो चीज़ें लिखी गई। जैसे कि क्लासिक ऑफ पोइट्री, क्लासिक ऑफ हिस्ट्री, क्लासिक ऑफ रिचुअल्स, क्लासिक ऑफ चेंज, स्प्रिंग ऑटम एनाल्स एंड कमेंट्री, क्रॉनिकल्स, जो इन सभी के बारे में लिखा गया, जिन्हें 5 क्लासिक्स कहा जाता है, जो चाइना के हिस्ट्री के अर्लीस्ट सोर्स हैं, अर्लीस्ट टेक्स्ट हैं, जिनसे हमें चाइना की हिस्ट्री और उनके लोगों के बारे में पता चलता है, उनकी सिविलाइजेशंस के बारे में पता चलता है, उनकी डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है। तो ये जब लिखी गई तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं चीजें पता चलती हैं। अर्लीस्ट कन्फ्यूशियस कैनन के बारे में भी यहाँ पे पता चलता है। प्री चिन डायनेस्टी के समय से जो चीजें थी वो यहाँ पे हमें पता चलती हैं। फिर हैन डायनेस्टी के समय पे लिखी गई, और हैन डायनेस्टी के समय पे लिखी गई तो कुछ कॉन्सेप्ट सामने आए जिससे ये जो वुशिंग कॉन्सेप्ट है, वुशिंग फिलोसॉफी है, ये पूरी तरह से डेवलप हो गई। अब इसके कोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये इसके मेन पिलर्स क्या हैं जिसके ऊपर ये जो दर्शन है ये टिका हुआ है। अब देखिए, वुशिंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एन एरे ऑफ फिनोमेना फ्रॉम कॉस्मिक साइकिल टू इंटरेक्शन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इस दुनिया ब्रह्मांड के आपस में जुड़ाव से लेके एक मानव शरीर के आंतरिक अंगों तक के बीच के इंटरेक्शन को समझाने के लिए वुशिंग फिलोसॉफी का इस्तेमाल किया जाता है कि इस ब्रह्मांड में चीजें जुड़ी हुई हैं, ग्रह जुड़े हुए हैं, और ये जो साइकिल बना हुआ है, कॉस्मोलॉजी बनी हुई है, उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए भी वुशिंग फिलोसॉफी का इस्तेमाल होता था। और मानव शरीर के आंतरिक अंग जो आपस में जुड़े हुए हैं उनका इंटरेक्शन को समझाने के लिए भी वुशिंग फिलोसॉफी का इस्तेमाल होता था। इट ओरिजिनली रेफर्ड एट 5 मेजर प्लैनेट्स, 5 बड़े ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, मार्स और वीनस। इन 5 बड़े ग्रहों के बारे में चाइनीज लोग जानते थे, और इनके बारे में ये कहा गया, ये इनकी धारणा थी कि ये जो 5 ग्रह हैं ये 5 डायमेंशन क्रिएट करते हैं धरती के लिए, अर्थ लाइफ के लिए 5 डायमेंशंस क्रिएट करते हैं। 5 डायमेंशंस कौन कौन सी और कौन कौन से ग्रह करते हैं? जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, मार्स और वीनस। तो ये 5 डायमेंशन क्रिएट करते हैं। और 5 डायरेक्शंस तो हो गई कौन कौन सी आपकी, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और सेंटर।
तो उसी तरीके से हर एक चीज को 5 पहलुओं में तोड़ने की ये कोशिश करते थे। तो 5 पहलुओं में और 5 प्रोसेस में इन्होंने फिर अलग अलग जो है एलिमेंट्स को ये असाइन कर दिया कि हर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है और अलग अलग असाइन चीजें हैं। ठीक है, तो ये साल के 365 दिन जो हैं, 366 365 दिन जो इनको ये मानते थे। अर्लीस्ट चाइनीज लोग जो हैं वो तो 352 दिन ही मानते थे। बाद में दूसरे कुछ फिलोसोफर्स आए, कुछ अलग मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने समझाया कि 365 या 364 दिन होते। उन कैलेंडर हिस्ट्री की भी हम बात करेंगे किसी दिन, चाइना की। तो इसमें भी इन्होंने साल को भी 5 भागों में बांट लिया, 73 दिन के 5 फेज बना दिए, जिसमें गर्मी, सर्दी और जो अलग अलग ऋतुएं होती हैं, जैसे अलग अलग सीजन हो गए, स्प्रिंग, समर, विंटर, समर, स्प्रिंग, फॉल, और बिटवीन सीजन का जो एक टाइम बना दिया। तो 5 सीजन में तोड़ने के लिए भी 73 दिन के दिन बना, उसमें वो बना दिया, उसने साल को तोड़ दिया। अब 5 फेज हैं, 5 में कुछ जनरेटिंग, यहाँ पे आपस में जनरेट कैसे करते हैं और ओवरकमिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इस प्रोसेस को अभी मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी आगे इसके बारे में जब बात करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं, जैसे वुड को क्या क्या असाइन कर दिया कि लाइफ साइकिल में वुड का जो असाइन एक वो है प्रॉपर्टी है, वो है बर्थ। फायर की क्या है, ग्रोथ, कि जन्म लेना वुड रिप्रेजेंट करता है, जीवन में ग्रोथ होना फायर रिप्रेजेंट करता है। अर्थ जो है वो मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, मेटल जो है वो डीके को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक इंसान का जो पूरा सफर है जीवन, जन्म से मृत्यु तक का, उसको इस 5 भागों में बांट दिया ना, कि वुड, यानी जब उसका जन्म हुआ तो उसे क्या रिप्रेजेंट करेगा, वुड रिप्रेजेंट करेगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो उस ग्रोथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, फायर रिप्रेजेंट करेगा। और जब वो बच्चा बड़ा होकर मैच्योर अवस्था में आ जाएगा तो उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ फेज। उसके बाद जब उसका बुढ़ापा आएगा, उसका डिक्लाइन पीरियड आएगा, डीके का पीरियड आएगा, उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल। और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर। उसी तरीके से जो 5 सीजन है, सीजन 4 ही थे, तो इन्होंने बिटवीन सीजन का भी एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि 4 सीजन है। एक स्प्रिंग सीजन जो कि वुड से रिप्रेजेंट करेगा, फायर सीजन यानी समर जो है गर्मी का टाइम होता है, फायर से आप इसे इंटरलिंक कर सकते हैं। तो समर को फायर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, मेटल को फॉल से, और फॉल यानी कि रेनफॉल की बात कर रहा हूँ मैं, जो बरसात का समय होता है। और यहाँ पे वाटर की जब बात आती है तो यहाँ पे विंटर को यहाँ रिप्रेजेंट किया। और 5वां जो अर्थ है वो बच गया, तो उसे बिटवीन सीजन रख दिया, कि जब एक मध्यांतर का समय है जिसमें कोई सा भी समय नहीं है, ये 4 सीजन नहीं है। फिर डायरेक्शंस की बात करी तो हम 4 डायरेक्शन सामान्य तौर पे देखते हैं। धरती को इन्होंने केंद्र में रखा और बाकी चारों को अलग अलग असाइन कर दी, जैसे वैल्यू असाइन कर देते हैं ना हम, जैसे कि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वैसे ही इन्होंने वुड को ईस्ट, फायर को साउथ, मेटल को वेस्ट और वाटर को नॉर्थ बना दिया। कलर के लिए भी अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिए, फॉर्म्स के लिए भी कर दिए, एनर्जी के लिए भी कर दिए, ऑर्गन्स के लिए भी कर दिए। ऑर्गन्स के लिए रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुड जो है वो लीवर को रिप्रेजेंट करता है। लीवर में अगर कोई दिक्कत है तो इसका मतलब जो वुड एलिमेंट है, वुड फेज है, उसमें कोई इनबैलेंस चल रहा है। हार्ट में अगर कोई दिक्कत चल रही है, इसका मतलब फायर एलिमेंट जो है आपका वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ है, या आप कह सकते हैं वो इनबैलेंस्ड है। लंग्स, किडनी, स्पाइनल, ये सब के बारे में ये चीजें थी। इवन इमोशंस को भी इन्होंने असाइन कर रखी थी कि वुड जो है वो एंगर को रिप्रेजेंट करता है, फायर जो है वो मैनिक को रिप्रेजेंट करता है, वरी को अर्थ रिप्रेजेंट करता है, दुख यानी सोरो को मेटल रिप्रेजेंट करता है, और डर यानी फियर को वाटर रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीजें जो हैं कैटेगराइज करके इनको असाइन कर दी कि हर एक चीज जो है, हर एक फिनोमिना जो है, जो चाहे कॉस्मिक फिनोमिना हो, चाहे दुनिया में होने वाली सारी घटनाएं हो, चाहे मानव शरीर हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे घटनाएं हो साल के, चाहे सीजन्स हो, उन सभी चीजों को ये 5 साइकिल्स में इन्होंने बांट दिया कि 5 साइकिल में ये सारी चीजें होती हैं, और अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंबोलिज्म और फंक्शन के तौर पे इन्होंने असाइन कर दिया कि वुड का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके का चरित्र है। वुड इज एसोसिएट विद ग्रोथ, वुड को ग्रोथ के साथ इन्होंने एसोसिएट किया, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपांशन के साथ इन्होंने एसोसिएट किया, और कहा कि स्प्रिंग एंड जो बर्थ और ये जो चीजें हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वुड बर्थ को भी, स्प्रिंग को भी, कलर वगैरह, ग्रोथ, इन सब चीजों को असाइन करती है। यहाँ पे ग्रोथ जो है वो इंसान की ग्रोथ है फायर में, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एनर्जी की ग्रोथ है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रोथ, रेडिएशन, कनेक्शन, सॉलिडिफिकेशन, स्प्रेड, ये चीजें हैं।
तो वुड का कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने इस तरह से बताया। सिंबोलिज्म क्या है, ग्रीन, स्प्रिंग, ईस्ट, सो, टेस्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सिंबल भी आपको भी मैंने बताए हैं, तो ये आप समझ लीजिए। फंक्शन क्या है, मैं सिर्फ फंक्शंस की बात करूंगा, इन पांचों के कैरेक्टरिस्टिक और सिंबल को तो हम इस टेबल में पढ़ ही चुके हैं। तो फंक्शन क्या है, वुड एनर्जी ड्राइव्स ग्रोथ एंड डेवलप, सिंबलाइज पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी। पोटेंशियल और क्रिएटिविटी को सिंबलाइज करती है, ग्रोथ को ड्राइव करती है, डेवलपमेंट के और ग्रोथ के बारे में ये जो वुड एनर्जी है वो आपको ड्राइव फोर्स की तरह काम करती है। फायर की बात करें तो ये क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करती है, कलर में रेड, समर में मतलब जो आपकी ऋतुएं हैं उनमें समर, मौसम कौन सा रहेगा, तो अगर फायर है इसका मतलब समर। साउथ दिशा, बिटर यानी टेस्ट की बात करें तो कड़वा टेस्ट होगा। हार्ट यानी अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, हार्ट को, और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी। फंक्शन क्या है, फायर एनर्जी स्टिमुलेटेड इल्यूमिनेट्स एंड ट्रांसफॉर्म, रिप्रेजेंटिंग पैशन एंड वाइटलिटी। वाइटलिटी और पैशन को रिप्रेजेंट करती है, उसको ट्रांसफॉर्म करती है, ये इसका फंक्शन है फायर एलिमेंट्स का और फायर प्रोसेस का। फिर तीसरा आ जाता है आपका अर्थ। अर्थ कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, येलो। कौन सी कौन से मौसम को, समर को। कौन सी दिशा को, केंद्र को यानी सेंटर को। टेस्ट कौन सा होता है, स्वीट। और स्टोमक और स्पेनिल को ये जो है बॉडी ऑर्गन्स में एक तरह से आपको रिप्रेजेंट करती है। और अगर बात करें इमोशंस की तो वरी को रिप्रेजेंट करती है, कौन, अर्थ। फंक्शन क्या है इसका, अर्थ एनर्जी स्टेबलाइज एंड नर्चर, एनर्जी को स्टेबलाइज और नर्चर करती है, प्रोवाइड बैलेंस एंड हार्मनी, ये इसका इस अर्थ प्रोसेस का, अर्थ एलिमेंट का स्वभाव है, फंक्शन है। इसी तरीके से मेटल के भी दे रखे हैं, मेटल में रंग बता रखा है व्हाइट, जो मौसम है वो ऑटम का, दिशा है वेस्ट, और टेस्ट क्या है, पंगेंट, और लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में बॉडी ऑर्गन्स को ये रिप्रेजेंट करती है। मेटल एनर्जी कॉन्ट्रास्ट एंड कंडेंस, रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन को ये इसका फंक्शन हो गया। इसी तरह से वाटर का हो गया, तो वाटर में ब्लैक एंड ब्लू कलर को बताया गया है। विंटर जो है मौसम की बात हो गई, नॉर्थ दिशा, सोल्टी टेस्ट हो गया, किडनी और ब्लैडर जो है वो आपके ऑर्गन्स हो गए जिसको ये रिप्रेजेंट करता है, कौन, वाटर। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, वाटर एनर्जी न्यूरिश एंड सपोर्ट्स लाइफ, सिंबलाइज विजडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सिंबलाइज कभी करता है, ये इसका फंक्शन हो गया। अब इसके साइक्लिक इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि ये इंटरेक्शन कैसे होते हैं। जनरेटिंग, जिसे शेंक कहा जाता है, जनरेटिंग साइकिल, जिसमें ये जो आपको ब्लू कलर, ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, ये जनरेटिंग साइकिल है। बेसिकली वुड फायर को क्रिएट करता है, फायर अर्थ को क्रिएट करता है, तो ये तो जनरेटिंग साइकिल हो गए। और ये जो रेड कलर में है ये ओवरकमिंग या कंट्रोलिंग साइकिल्स बोलते हैं इनको। बेसिकली अर्थ को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये देखिए वुड कंट्रोल कर रहा है, और वुड को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेटल कंट्रोल कर रहा है। कैसे करते हैं उसको हम अभी समझते हैं। तो सबसे पहले जनरेटिंग साइकिल को समझ लीजिए। वुड जनरेट फायर्स, अभी मैंने आपको दिखाया कि वुड क्या जनरेट करता है, वुड क्या जनरेट करता है, फायर। क्यों जनरेट करता है, समझिए इस बात को। देखिए जब वुड में आग लगती है, वुड को जलाया जाता है तो आग, अग्नि पैदा होती है। अगर लकड़ी को जलाओगे तो फायर क्रिएट हो जाएगी ना, वुड से ही फायर को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये क्या है, बेसिकली जब लकड़ी खुद को जलाती है तो उससे क्या होता है, आग जलती है, फायर क्रिएट होता है। फायर जनरेट्स अर्थ। अब फायर से अर्थ कैसे जनरेट होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, फायर से अर्थ जनरेट होता है, इसको भी समझिए। फायर दो कंबशन, जब फायर का कंबशन होता है, कंबस्टेंस होता है, और उससे राख बनती है, आग से ही आग राख बनती है, और राख से क्या बनती है, मिट्टी। एक तरह से राख क्या है, मिट्टी जैसा ही स्वरूप है, उससे क्या बनेगी, अर्थ बनेगी। बेसिकली जब राख बनेगी तो राख की वजह से वहां पे क्या जमा हो जाएगा, एक कण इकट्ठे हो जाएंगे, और बेसिकली वही क्या है, अर्थ है। अर्थ में क्या होती है, मिट्टी और इसी तरीके के कण ही तो होते हैं, तो उससे फायर जनरेट अर्थ। अर्थ जनरेट मेटल, क्योंकि जितने भी मेटल निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, अर्थ से निकलते हैं। अब ये बातें आपको बहुत ही ऐसे नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन इनके फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट का ये आधार थे कि अर्थ से मेटल जनरेट होता है, मेटल से वाटर जनरेट होता है। जब मेटल को कूल किया जाता है उसकी वजह से जब कंडेंसेशन होता है तो उससे पानी या वाटर जो है किसी भी तरीके का लिक्विड जनरेट किया जा सकता है। और वाटर जनरेट वुड। अब वाटर से वुड कैसे जनरेट किया जा सकता है बताइए। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पानी तो चाहिए नर्चर करने के लिए, तो नर्चरिंग फंक्शन भी है पानी का, वाटर का नर्चरिंग फंक्शन है ना। तो जब पानी डाला जाता है किसी प्लांट में तो वो बड़ा होता है, उसकी वजह से ही वुड ग्रो होती है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, जनरेटिंग साइकिल हो गई कि
वुड से फायर जनरेट करना, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से वाटर और वाटर से वुड, ये जनरेट करना, मतलब एक साइकिल बन गया। ये तो आपका कौन सा साइकिल बन गया? जनरेटिंग साइकिल बन गया। अब जनरेटिंग साइकिल के बाद इसको कंट्रोलिंग साइकिल में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाटर बन गया और इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वाटर जो है वो बढ़ जाएगा और दूसरी चीजों का इम्बैलेंस हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी। तो वाटर को कंट्रोल करेगा अर्थ, वुड को कंट्रोल करेगा मेटल, फायर को कंट्रोल करेगा वाटर। कैसे? इसे क्या कहा जाता है? कंट्रोलिंग इंटरेक्शन या ओवरकमिंग इंटरेक्शन। तो ये कंट्रोलिंग साइकिल जो है, जिसे की साइकिल कहा जाता है, वो कैसे काम करता है कि वुड कंट्रोल अर्थ। वुड जो है वो अर्थ को कैसे कंट्रोल करता है कि जब मिट्टी है और उस मिट्टी में जब कोई पेड़ पौधे उगते हैं, प्लांट्स बड़े होते हैं, तो मिट्टी को पेनेट्रेट करते हैं, वो पेनेट्रेट करते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं। उसमें मिट्टी के अंदर उसकी वो चली जाती है ना, जड़ें चली जाती हैं, तो उसको कंट्रोल करना ही कहा जाता है इस फिलोसॉफी के हिसाब से। तो वुड कंट्रोल अर्थ, अर्थ कंट्रोल वाटर, अर्थ वाटर को कंट्रोल करता है। कैसे? अर्थ कंटेन्स एंड डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ वाटर। सारे पानी की जो दिशा है और वो कौन तय करता है? धरती करता है। उसमें उतार चढ़ाव कैसे होगा, कहाँ पे ऊंचाई है, कहाँ पे गड्ढे हैं, क्या है, उसके हिसाब से अर्थ जो है वही उसे कंट्रोल करता है। वाटर कंट्रोल फायर्स। अगर पानी फेंक दे जाए हवा आग में तो आग को बुझाया जा सकता है। फायर कंट्रोल मेटल। फायर जो है वो कंट्रोल कैसे करता है? मेटल को मेल्ट कर देता है ना, मेटल को मेल्ट कर सकता है हीट के थ्रू फायर, तो वो उस तरह से कंट्रोल करता है। और मेटल कंट्रोल वुड्स। मेटल वुड को कैसे कंट्रोल करता है? मेटल मान लीजिए एक एक्स है, एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से आप लकड़ी को काट सकते हैं, तो मेटल कंट्रोल वुड्स। तो इस तरह से अब ये थोड़े से आपको बचकाने तो लग रहे हैं इसके साइकिल की जो एक्सप्लेनेशंस हैं बेसिकली, लेकिन फिर भी आप इस चीज को समझिए कि ये फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली क्या कहना चाह रही है कि ये जो 5 प्रोसेस हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे को क्रिएट भी करते हैं और एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। तो इनका क्रिएशन और इनका कंट्रोल होना, उसे जनरेटिंग और कंट्रोलिंग साइकिल कहा जाता है, और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके एक दूसरे को बैलेंस करके ही करते हैं। अब कभी कभी इन साइकिल में इम्बैलेंस भी हो जाता है और उस इम्बैलेंस की वजह से चीजें वो है हार्मनी में नहीं रह पाती। चाहे वो मानव शरीर है, उसमें भी अगर कोई बीमारी हो रही है तो बेसिकली मतलब क्या है कि ये जो 5 प्रोसेस हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ये बैलेंस में नहीं है, या कोई आपदा आ रही है, चाहे भूकंप आ रहा है या कोई बड़ी आपदा आ रही है, बरसात नहीं हो रही है या बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, फ्लड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सली कोई ना कोई डिसहार्मनी हो गई है इन 5 प्रोसेस में, इन 5 एलिमेंट्स में किसी ना किसी तरीके का डिसबैलेंस हो गया है। ये बात मैंने इन यान में भी बताई थी कि इन यान का जो कॉन्सेप्ट था, जो अपोजिट का था, जिसमें हार्मनी और बैलेंस होना जरूरी है, उसमें भी इम्बैलेंस होता है तो कोई ना कोई जो है त्रासदी आती है किसी ना किसी तरीके की। जीवन में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई डिसहार्मनी क्रिएट होती है, वही चीज़ें यहाँ पे है। तो इसके एप्लीकेशन को आप समझिए कि इसका इस्तेमाल जो है चाइनीज लोग, एंशियंट चाइना के लोग मेडिसिन में भी करते थे, फेंग शुई यानी जियोमेट्री में भी करते थे कि किस तरह से किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होगा, जियोमेट्री पे इसका क्या प्रभाव होगा, तो वो भी चीज़ें करते थे। मार्शल आर्ट्स में, म्यूजिक में, पॉलिटिक्स में और भी कई पहलुओं के ऊपर इसका इस्तेमाल करते थे, वुशिंग का, इन 5 प्रोसेस का। जैसे कि बच्चे का नामांकन करना। जब कोई बच्चा पैदा होता था एंशियंट चाइना में, तो उसके लिए उसके नामांकन से पहले 8 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते थे। 8 कैरेक्टर जो कि टाइम, उसके बर्थ टाइम से रिलेटेड होते थे। अब बर्थ टाइम से रिलेटेड 4 चीजें थी। क्या क्या चीज? ईयर, मंथ, डे एंड आवर ऑफ द बर्थ, यानी कि कौन से घंटे में, कौन से दिन, कौन से महीने में और कौन से साल में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। 4 चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई। और उन चारों चीजों के साथ 2-2 कैरेक्टर जुड़े हुए होते थे। हर चीज के साथ 2-2 कैरेक्टर। एक कौन सा? हेवनली स्टेम, और एक होता था अर्थली स्टेम। कि एक तो बच्चे का हेवनली स्टेम यानी कि जो दैविक है, मतलब बच्चे का जन्म जो है वो दैविक माना जाएगा ना, कि ईश्वर ने उसे किस तरह से जन्म दिया है, कैसे। तो एक तो हेवनली स्टेम होता था, एक अर्थली ब्रांचेज होती थी। और उन दोनों को अगर सबके 2-2 पहलू हो गए, ईयर के भी और मंथ के भी, डे के भी और आवर के भी, तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए? 8 हो गए। अब इन 8 कैरेक्टर्स को एनालाइज किया जाता था, और एनालाइज करने के बाद ये देखा जाता था कि उस बच्चे की जीवन में कौन से एलिमेंट्स की कमी है। जैसे कि वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, ये 5 जो प्रोसेस हैं और एलिमेंट हैं, इनमें से किसी की भी जो कमी नजर आती थी, उस बच्चे का नाम उसी हिसाब से किया जाता था कि वो पूरी कमी जो है वो पूरी की जा सके। जो मिसिंग एलिमेंट है उसकी लाइफ में, उसका बैलेंस उसे दिया जा सके उसके नाम के थ्रू। और ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता था, जिसे कुछ ट्रेडिशंस में आज भी चाइना के लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद चाइनीज जो मेडिसिन थी,
ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो थी उसमें भी इसका इस्तेमाल होता था इस कॉन्सेप्ट का, क्योंकि सारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। जैसे कि वुड से लीवर और गैल ब्लैडर जुड़ा हुआ है, फायर से हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है, अर्थ से स्प्लीन और स्टोमक जुड़ा हुआ है, मेटल से लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है, वाटर से किडनी और ब्लैडर जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली अगर किसी इंसान को किडनी की दिक्कत है, किडनी की कोई बीमारी है, तो उसका मतलब यह है कि उसकी लाइफ में वाटर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस है, उसकी कमी या अधिकता है कहीं ना कहीं, ये आप समझ सकते हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसकी लाइफ में, उसके लाइफ साइकिल में फायर जो एलिमेंट है उसकी या तो कमी है या अधिकता है। तो ये चीजें समझाने के लिए और उसे समझने के लिए उसके जनरेटिंग और कंट्रोलिंग साइकिल को वो समझते थे, उसकी रिलेशनशिप को समझते थे, उसके बाद उसे ट्रीट करते थे। और किस तरह से ट्रीट करते थे थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इम्बैलेंस को समझते थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लीवर की प्रॉब्लम है किसी को, तो उसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि उसे अगर एन ओवर एक्टिंग लीवर, ओवर एक्टिव लीवर का बेसिकली मतलब है लीवर वुड से जुड़ा हुआ है, माइट ओवर कंट्रोल द स्प्लीन अर्थ, क्योंकि वुड और अर्थ का आपस में रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि वुड जो है वो अर्थ को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपको मैं मैप में दिखाई देता हूं वापस। देख लीजिए ये कि अगर ये ज्यादा क्रिएट करेगा, किडनी जो है, ये किडनी वाटर जो है वो वुड ज्यादा क्रिएट करेगा, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें होंगी। अगर मान लीजिए किडनी वाला जो पहलू है, वाटर वाला जो है, इसे अर्थ ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल करेगा, तो भी डिसहार्मनी क्रिएट होगी, इम्बैलेंस होगा, और उसकी वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियां क्रिएट हो सकती हैं, जिसको ठीक करने के लिए जो प्राचीन चीन के संत थे, चाइनीज सेज थे, जिनको अपनी मेडिसिन के बारे में काफी कुछ पता था, उसके बारे में उन्होंने महारत हासिल करी थी उस जमाने के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए और उसे समझने के लिए पहले तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते थे, जानते थे कि कौन सी चीज का डिसबैलेंस हो रखा है, कौन सी चीज ज्यादा प्रभावी हो रखी है, इम्बैलेंस में वाटर ज्यादा हैवी हो रखा है या वुड ज्यादा हैवी हो रखा है। तो उन चीजों को एक्सप्लेन करते थे और उसके बाद उसे ओवरकम करने की कोशिश करते थे और उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीके की मेडिसिन देते थे। अब इसे एनालाइज और स्टडी करने के बाद, इसके इंटररिलेशन को समझने के बाद, ना केवल इसका प्रभाव फिजिकल डिजीजेस के ऊपर होता था, सामान्य तौर पे जैसे हेडेक हो गया या लीवर की बीमारी हो गई या किसी भी तरीके की, बल्कि साइकोलॉजिकल डिजीजेस जो हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते थे। इमोशनल जो फंक्शंस होते हैं, कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो उसका भी एक कारण था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एंगर जो है वो जैसे किससे जुड़ा हुआ है, और वरी किससे जुड़ी हुई है, हैप्पीनेस किससे जुड़ी हुई है, वो भी तो अलग अलग इमोशंस हैं, और वो इमोशंस भी अलग अलग इन 5 एलिमेंट से जुड़े हुए थे, मैंने आपको उस सारणी में दिखाया था। तो वो भी एक दूसरे से प्रभावी होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक एक्यूपंक्चर का भी वो लेके आए थे कॉन्सेप्ट। एक्यूपंक्चर के हिसाब से आप देखते हैं कि शरीर के अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेस करके उनको ठीक किया जा सकता है, किसी भी तरीके की डिजीज को, ना केवल डिजीज को बल्कि जो इमोशनल डिसफंक्शनलिटी होती है, मेंटल डिजीज होती हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा चाइना में प्राचीन काल से हो रहा था। तो ये किस कॉन्सेप्ट के आधार पे, वुशिंग फिलोसॉफी, इस वुशिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते थे और समझते थे कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन कौन से एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और कौन से एलिमेंट का इस समय ज्यादा प्रभाव या उतार चढ़ाव हो रखा है, कौन सी चीज जो है वो इम्बैलेंस हो रखी है। तो ये जो है बॉडी डिजीज को नहीं बल्कि आदमी के माइंड को भी और इमोशंस को भी ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर मेथड्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि हर एक इमोशन जो है वो हर एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे हैप्पीनेस जो है वो हार्ट से जुड़ी हुई होती है। इनके इस कॉन्सेप्ट में जो वुशिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें हैप्पीनेस को डायरेक्टली हार्ट के साथ रिलेट किया गया है। एंगर को लीवर के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। जो चिंता है, वरी है, उसे स्प्लीन के साथ जुड़ा हुआ माना गया है। पैनिक को किडनी के साथ जुड़ा गया है और सैडनेस को लंग्स के साथ जुड़ा गया है। तो बेसिकली अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है और गुस्सा करने का उसका मन कर रहा है, इसका मतलब उसके लीवर में कोई दिक्कत है और उसके लीवर को अगर ठीक कर दिया जाए तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, वो रिलैक्स फील करेगा। अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो ये एक इमोशनल प्रॉब्लम ही तो हुई।
और उसके माइंड में कुछ ना कुछ डिसफंक्शन ही तो हुआ। तो बेसिकली इनका मतलब ये था कहने का कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से इमोशनली मिसबिहेव कर रहा है या इमोशनली कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके किसी ना किसी ऑर्गन में दिक्कत है। और उस ऑर्गन में दिक्कत है, उसके पीछे का कारण क्या है कि जो 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं, 5 प्रोसेस हैं, उसमें इनबैलेंस हो रखा है। उस बैलेंस को अगर मेंटेन कर लिया जाए तो वो ऑर्गन स्वस्थ, और ऑर्गन स्वस्थ तो इमोशन स्वस्थ। तो इस तरह से चीजें करते थे और उसको ये एक्यूप्रेशर के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक्यूप्रेशर टेक्निक्स के थ्रू ये चीजें ठीक करने की कोशिश करते थे। तो ये आप सारी चीजों को देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें को किस किस चीज से ये जोड़ते थे। वुड को एक्ने के साथ, मतलब किसी तरीके के एक्ने हो जाते हैं। और उसके बाद अस्थमा जो अगर किसी को होता है तो इसका मतलब मेटल जो है उसका इम्बैलेंस हो रखा है। बैक एक हो रहा है, यानी पीठ में अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वाटर जो है वो इम्बैलेंस है, वाटर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस है। किसी को अगर कोई भी किसी भी तरीके की एलर्जी है तो उसका वुड एलिमेंट जो है वो दिक्कत है। किसी को इंसोमेनिया है तो इसका मतलब उसका फायर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस है। इसी तरीके से तमाम तरीके की बीमारियों के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके से इनको असाइन कर रखा था कि वुड की डिसबैलेंस की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी थी। और ना केवल चीज़ें, ना केवल फिजिकल डिजीज बल्कि इमोशनल डिजीजेस की भी बात है। जैसे एंग्जाइटी हो रही है किसी व्यक्ति को तो इसका मतलब उसका फायर एलिमेंट जो है वो डिसबैलेंस है। ये बातें इन्होंने इस तरह से बता रखी थी, तो ये ध्यान रखिएगा आप। मार्शल आर्ट्स में भी इस टेक्निक का और ये जो आपका वुशिंग फिलोसफी है, कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल करते थे। और हर एक मूवमेंट और स्ट्रेटेजी को मेंटेन करने के लिए और गाइड करने के लिए वुशिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता था। जैसे वुड जो है वो रिप्रेजेंट करता था अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को, सच एज राइजिंग एंड एक्सपेंडिंग जो होते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल करते थे। तो मार्शल आर्ट्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट थी एशिया में और चाइना में भी, पूरे एशिया में आपको देखने को मिलता है मार्शल आर्ट्स का बहुत ज़्यादा दबदबा था। तो मार्शल आर्ट्स में ये लोग समझते थे कि वुड का इस्तेमाल जो है, वुड जो बेसिकली यहाँ पे फेज है वो किसको रिप्रेजेंट करता था, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट को। फायर जो है वो डायनेमिक और एग्रेसिव एक्शंस को सिंबलाइज, अटैक को सिंबलाइज करता था फायर। अर्थ किसको सिंबलाइज करता था, ग्राउंडिंग को, स्टेबिलिटी को, मतलब कोई इंसान का बैलेंस कितना अच्छा है, उसका स्टांस कैसा है। मेटल जो है वो डिनोट करता था कटिंग शार्प डिसिसिव टेक्निक्स को, जो डिसिसिव टेक्निक्स होती थी उसको डिनोट करता था मेटल। और वाटर जो है वो एम्फसाइज करता था फ्लूइड को, अडेप्टेबिलिटी को, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है अपने प्लान्स में, और अपने यील्डिंग मोमेंट जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वाटर जो है वो रिप्रेजेंट करता था इसे। तो इनका इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति जो है वो मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट में बैलेंस और इफेक्टिवनेस को हासिल कर सकता था। तो इनको समझना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी, उसका स्टांस अच्छा नहीं है, उसका बैलेंस अच्छा नहीं है, उसका डिफेंस अच्छा नहीं है, तो उसके अपने अर्थ एलिमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसे समझना पड़ेगा कि उसकी स्टेबिलिटी को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो वो अपने अर्थ एलिमेंट पे, अर्थ प्रोसेस पे काम करेगा, जो उसके बॉडी के और ऑर्गन से भी जुड़ा हुआ है, उसकी मानसिकता से भी जुड़ा हुआ है और उसके जीवन के हर एक साइकिल से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति जो है उसका अपवर्ड मोमेंट और आउटवर्ड मोमेंट अच्छा नहीं है तो उसे वुड के ऊपर काम करना पड़ेगा और वुड से जुड़े हुए जो उसके साइकिल में जो जो चीज़ें बैलेंस में लानी चाहिए उस पर काम करेगा। उसके अलावा अगर बात करें इसके इवोल्यूशन और इंटीग्रेशन की, बाद में इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंटीग्रेशन कैसे हुआ, मैंने जैसे आपको बताया था हैन डायनेस्टी के पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी गई थी। भले ही शांग डायनेस्टी के समय से कुछ कुछ इसके बारे में हमें पता चलता है कि ये 5 का जो कॉन्सेप्ट है, 5 जो नंबर है, नंबर 5 वो बहुत इंपॉर्टेंट था चाइनीज लोगों की लाइफ में। चाहे वो 5 दिशाओं की बात हो, चाहे 5 ग्रहों की बात हो, या 5 मतलब अलग अलग संदर्भों में ये नंबर 5 का इस्तेमाल करते थे। इनके लिए एक ये डिवाइन नंबर था। लेकिन बाद में इस फिलोसॉफी के ऊपर काफ़ी काम हुआ, तब इसके बारे में पता चला कि क्या क्या चीज़ें, जैसे क्लासिकल टेक्स्ट, जो 5 क्लासिकल टेक्स्ट थे उसमें भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर इसका जोजान वाला जो दौर था, उस जोजान ने इसके बारे में एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क तैयार किया। फिर उसके बाद क्लासिकल ऑफ हिस्ट्री जो 5 क्लासिक्स थे उनमें से भी इनके बारे में पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें जो है वुशिंग का गवर्नेंस में और नेचुरल हार्मनी में क्या रोल है उसके बारे में बताया गया। हेवंस और अर्थ के पैटर्न्स को समझाने की कोशिश की गई। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ रिचुअल्स जो हैं ये भी एक 5 क्लासिक्स का पार्ट था। इसमें भी जो 5 प्रोसेस हैं उनको वुशिंग के साथ
जोड़ा गया, लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ जोड़ा गया, चाहे पॉलिटिक्स हो, फैमिली हो, मेडिसिन हो, इनके साथ जोड़ के बताया गया। उसके बाद जो वॉरिंग स्टेट पीरियड आया, जिसके दौरान कई सारे फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स का राइज होता है, जिन्हें हैंडेड स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है। उस समय जिक्सिया अकेडमी जो थी, उसके समय एक स्कॉलर थे जैसे कि जिनका नाम है जोयान। जोयान ने एक सिस्टमेटिक तरीके से वुशिंग फिलोसॉफी, वुशिंग कॉस्मोलॉजी और जो इसको ब्रॉडर फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल स्वरूप दिया, समझाया कि वुड का क्या प्रभाव होता है, वुड को कौन कौन सी चीज़ें असाइन हैं, चाहे वो कॉस्मोलॉजी की हो, चाहे फिजिकल ऑर्गन्स की हो, चाहे इमोशंस की हो, रंग की हो, टेस्ट की हो। उसी तरीके से सबको अलग अलग चीज़ें जो है उनको असाइन कर करके बताया कि ये जो 5 प्रोसेस हैं या 5 फेजेस हैं, इनको किस तरीके से बैलेंस में रखा जाता है और इनके डिसबैलेंस से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर हैन डायनेस्टी और उसके लेटर फेज में और भी ज़्यादा तरीके से चीज़ों को लिखा गया, और इसका जो डिटेल स्वरूप है चाइनीज़ फिलोसॉफी का, वो एक एक चीज़ें जो अलग अलग जगहों पे बिखरी हुई थी उनको एक साथ लिखा गया, जोड़ा गया। और ये चाइनीज़ फिलोसॉफी का एक बहुत ही आप क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट बन गई ये फिलोसॉफी, जिसमें हर तरीके के लाइफ के एस्पेक्ट को जोड़ा जा चुका था इसके साथ, वुशिंग फिलोसॉफी के साथ, चाहे कॉस्मोलॉजी हो, चाहे स्टेट क्राफ्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, एथिक्स हो, साइंस हो, इन सभी के बारे में, और मेडिसिन के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाने लग गया। फिर कन्फ्यूशिज्म और टाओइज्म के साथ भी ये कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन जो है वो जुड़ गया, क्योंकि ये ट्रेडिशन किसी का विरोध नहीं करता था, ना इसने टाओइज्म का विरोध किया, ना लीगलिज्म का किया, ना कन्फ्यूशिज्म का किया, जो कि उस दौर में मेजर फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट थे, जो कि एक दूसरे का कई विरोध भी कर रहे थे, लेकिन इसने किसी का विरोध नहीं किया, तो ये उनका इंटीग्रल पार्ट बन गया। जैसे यिन यान भी है, वो भी एक एंशिएंट चाइनीज कॉन्सेप्ट था, वो भी इनके साथ जुड़ गया, उसी तरह से ये भी जुड़ गया। लेकिन इवन दो ये एक इंपॉर्टेंट पहलू बना चाइनीज फिलोसॉफी का, इसके कई क्रिटिसिज्म और इसके बारे में डिबेट्स भी हैं। जैसे कि जुनजी नाम के एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कन्फ्यूशियस थिंकर थे, जो कि 5 प्रोमिनेंट कन्फ्यूशियस फिलोसोफरों में से एक थे। उन्होंने इस वुशिंग फिलोसॉफी को एकदम डिसमिस किया और कहा कि नॉनसेंस है, इसका कोई सेंस नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं है, और ये ऐसी ही मतलब अजीब बातें करता है, इस डॉक्ट्रिन का कोई वैल्यू नहीं है। भले ही उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन एक और कन्फ्यूशियस फिलोसोफर जिनका नाम था मेंगजी, उन्होंने इसका जो है समर्थन किया और उन्होंने इसको कन्फ्यूशिज्म की फिलोसॉफी के साथ इंटरलिंक किया। भले ही जुनजी ने विरोध किया हो, लेकिन मेंगजी ने इनको जो है अपने साथ जोड़ा और इनके आइडियाज को अप्रिशिएट किया। तो जुनजी के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी जो वुशिंग फिलोसॉफी है वो ग्रो करती है, एक्सटेंड करती है, और इवन वो कन्फ्यूशियस फिलोसॉफी के साथ भी जुड़ती है। अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव और मॉडर्न टाइम की अगर बात करें, तो इसको स्टडी और इंटरेस्ट के लिए तो पढ़ा जाता ही है ऑब्वियसली, चाइना की हिस्ट्री को और उसकी फिलोसॉफी को जानने के लिए, उनके प्राचीन एंसेस्टर्स को जानने के लिए, और चाइना की उस ब्रॉड अप्रोच को भी समझने की कोशिश की जाती है, जिसमें एक ही फिलोसॉफी में, एक ही पर्सपेक्टिव में अलग अलग फेजेस के माध्यम से दुनिया के सारे एस्पेक्ट्स को समाहित करने की इन्होंने कोशिश करी है। कॉस्मोलॉजी की, फिजिकल बॉडी की, और लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट्स की, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, उन सभी के बारे में। मॉडर्न स्कॉलर्स इसके साइंटिफिक वैलिडेशन के ऊपर तो क्रिटिसाइज करते हैं इसे, कि साइंटिफिकली ऐसी कोई बात जो है उसे प्रूव तो किया नहीं जा सकता कि वुड से मतलब 5 प्रोसेस में बांटा, सारी दुनिया में 5 प्रोसेस चलते रहते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, तो साइंटिफिक वैलिडिफिकेशन तो इसका कोई है नहीं, लेकिन इसकी फिलोसॉफिकल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन में एक वैल्यू है, जिसे समझा जाता है, माना जाता है कि हाँ, ये एक डायनेमिक इंटर रिलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को एम्फेसाइज करती है फिलोसॉफी, और चाइना की हिस्ट्री और फिलोसॉफी में, और उनकी जो मेडिसिन है, एंशिएंट मेडिसिन और मार्शल आर्ट्स और गवर्नेंस, उसमें इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, और उसमें अप्लाई भी किया गया है। तो इसके एप्लीकेशंस भी थे, तो एप्लीकेशंस के तौर पे भी इसे देखा जाता है कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक सिद्धांत है और सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है। एप्लीकेशन के तौर पे इसे मार्शल आर्ट्स में, मेडिसिन में, और इवन फेंगशुई, जिसे आप जियोमेट्री कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि निर्माण, आर्किटेक्चर और वास्तु, उसमें भी इसका इस्तेमाल इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर वे में एक छोटा सा सिद्धांत जो है, जो ब्रॉडर वे में सभी लाइफ के एस्पेक्ट्स को कवर करता है, और चाइना की फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट और उनके हेरिटेज का एक वाइटल पार्ट है। ठीक है, तो ये वुशिंग फिलोसॉफी आप समझ गए होंगे, 5 एलिमेंट्स और 5 फेज या 5 प्रोसेस किस तरह से काम करते हैं। अब थोड़ा सा आप इसे और समझ लीजिए कि ये जो
ग्रीक, चाइनीज और इंडियन फिलोसॉफीज थी जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स की बात हो रखी थी, जिसमें चाइना में भी 5 एलिमेंट्स की थी बात, भारत में भी 5 एलिमेंट्स की बात थी, और वेस्ट में ग्रीक फिलोसॉफी में 4 एलिमेंट्स की बात थी। इनमें क्या अंतर है, ये क्या बातें करती है फिलोसॉफी? ग्रीक फिलोसॉफी में 4 एलिमेंट्स की बात हो रखी थी, वोशिंग फिलोसॉफी में 5 एलिमेंट्स की बात हो रखी थी, और पंच तत्व में भी 5 की हो रखी थी। 3 तत्व तो तीनों में कॉमन है, फायर, वाटर और अर्थ, आपको दिख रहे होंगे, फायर, अर्थ, वाटर, फायर, वाटर, अर्थ दिख रहे हैं। यहां पे एयर है, और इंडियन फिलोसॉफी में भी एयर थी, और यहां पे मेटल और वुड, एलिमेंट्स ये हैं। अब ये है कि ये जो ग्रीक फिलोसॉफी है ये फंडामेंटल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करती है, कि बेसिकली ये है कि दुनिया में बनी हुई हर एक जो चीज है वो इन 4 तत्वों से मिलकर बनी है। 4 तत्वों का हर एक सब्सटेंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, कि कोई में फायर का ज्यादा समावेश है, किसी में वाटर का ज्यादा समावेश है। दुनिया में बनी हुई हर एक चीज, चाहे जीव हो, सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, वो इन 4 तत्वों से बनी है। और इंडियन फिलोसॉफी में भी फंडामेंटल सब्सटेंस के तौर पे और कॉस्मिक फोर्स के तौर पे देखा जाता है कि दुनिया में सारी चीजें जो वो इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया 4 तत्वों से, और भारतीय फिलोसॉफी में अगर ईथर यानी आकाश को और जोड़ दिया जाए तो 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी है। वोशियन फिलोसॉफी में इन्होंने क्या कहा कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, सब्सटेंस नहीं है, या फंडामेंटल सब्सटेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में वुड, अर्थ और मेटल, वाटर, इन सब से मिलके सारी दुनिया में हर एक चीज बनी है, लेकिन डायनेमिक प्रोसेस है। वुड से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से मेटल, मेटल से वाटर, इस तरह से चीजें बनती रहती हैं। तो एक तो आपका जनरेटिंग साइकिल होता है और एक डिस्ट्रक्टिंग साइकिल होता है, तो वो साइकिल एक प्रोसेस है, ना कि वो फंडामेंटल सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा ये बात, एक बहुत बड़ा कॉमन जो अंतर है वो ये है इसमें, कि ये दोनों फंडामेंटल और स्टैटिक सब्सटेंस की फिलोसॉफी है, ग्रीक और इंडियन पंचतत्व की फिलोसॉफी, और ये डायनेमिक प्रोसेस की फिलोसॉफी है। इंटरेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ये जो 4 तत्व हैं ये इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट सब्सटेंस के तौर पे, कि आपस में जुड़ते तो हैं तभी तो कोई नया तत्व बनेगा, लेकिन ये डिस्टिंक्ट है। यहां पे ये इंटरेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन ये क्या है, साइक्लिक क्रिएशन और साइक्लिक डिस्ट्रक्शन करते हैं वोशिंग में। और यहां पे भी क्या होता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं पंच तत्व में, और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन साइक्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते ही हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में नेचुरल फिलोसॉफी और मेटाफिजिक्स की बात करती है, ये कॉस्मोलॉजी, आयुर्वेद और मेटाफिजिक्स की बात करती है। यहाँ पे कॉस्मोलॉजी, मेडिसिन और फेंग शुई इनकी बात होती है। तो ये अंतर है 4 क्लासिकल एलिमेंट्स की जो ग्रीक फिलोसॉफी है उसमें, यहाँ वोशिंग फिलोसॉफी और पंच तत्व है जो भारत का पंचभूत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। चैट सेक्शन के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के इंस्टाग्राम हैंडल से भी आप जुड़ेंगे तो यहाँ पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो उसके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।